आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा अलजेब्रा। कई बार इस शब्द को लेकर आप लोगों को डराया भी गया होगा कि अलजेब्रा बहुत हार्ड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सबसे मैथ का टफ चैप्टर है क्लास 6 का, बताया गया होगा। ऐसा मेरे हिसाब से डराया गया होगा। कई बार आप इस शब्द को सुन भी चुके होंगे, आपके जहन में हो सकता है डर भी हो कि अलजेब्रा हुआ कहीं में इतना हार्ड होता है क्या। मेरा बात माने ना तो अलजेब्रा से बढ़िया चैप्टर है ही नहीं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर हर चैप्टर में तो आप यही बोलते हैं कि इससे बढ़िया तो चैप्टर कोई है ही नहीं। नहीं, वाकई में अलजेब्रा बड़ा मजेदार चैप्टर है। जब आप इसको एक बार समझ लेंगे ना, इसके सवालों को इतने अच्छे तरीके से यदि आप एक बार समझ गए, मतलब इसके सवालों को, इसके क्वेश्चंस को यदि आप एक बार समझ गए तो विश्वास रखिए आपको सवाल बनाने में बहुत मजा आता है इसमें। क्योंकि इसमें सवाल ना लगभग एक प्रकार का होता है, एक जैसा दिखता है, बस थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट होकर बनाना पड़ता है, फिर इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। तो चैप्टर हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा, ठीक है। और फिर से हम कह रहे हैं आपके मन में यदि अभी से ही डर है अलजेब्रा को लेकर, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वाकई में अलजेब्रा उतना भारी है नहीं, उतना हार्ड है नहीं जितना आप लोग पहले से सोच के बैठे हुए हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। लेकिन हम क्या करेंगे, अलजेब्रा चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे। उसके बाद जब इस चैप्टर में हम आपको लेकर आगे चलेंगे, सवालों को बनवाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले क्या करने वाले हम लोग, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझेंगे। जैसे अलग अलग प्रकार का टर्म्स है, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर से बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको ये चैप्टर हमेशा कंफ्यूज ही करता रहेगा, क्योंकि इन सारे टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग आगे बार बार करने वाले हैं अपने क्लासों में। तो क्यों ना पहले इन्हीं सारे टर्म्स को समझ लिया जाए, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं आज से क्लास को। चलिए लिखिए जरा। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज के क्लास में। चलिए बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के समझते चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आएगा। इसमें सबसे पहला है आपको जो समझना है वो है वेरिएबल। चलिए अब जरा समझते चलिए बहुत ही ध्यान से। वेरिएबल ना एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है वेरी, VARY, वेरी, और इसका मतलब होता है चेंज। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। समझिए पहले ABCDEFGH डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। अब थोड़ा सा समझिए पहले ये होता क्या। देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा वेरिएबल। वेरिएबल जो बना हुआ है वो किस शब्द से बना हुआ है, वेरी से बना हुआ है। और वेरी का मतलब होता है चेंज। मतलब जब भी आप सवालों को बनाते हैं तो क्या वहां पे आपको अल्फाबेट दिखता है, कई बार दिखता होगा, ABCXYZPQRS, ऐसा कुछ अल्फाबेट दिखता है ना। तो ये जो अल्फाबेट आपको दिखता है ए से लेकर जेड तक, इसी अल्फाबेट को हम लोग क्या कह देते हैं मैथ की दुनिया में, वेरिएबल कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें। जब भी आप सवाल बनाएं और आपको वहां पे ए से लेकर जेड के तक के बीच में कुछ भी वेरिएबल, मतलब कुछ भी अल्फाबेट दिख जाए, तो समझ जाइए वो किसका बात कर रहा है, वेरिएबल का बात कर रहा है, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे जो समझने वाला वो ये कि हमने लिखा है कि ये चेंज होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वेरिएबल का वैल्यू बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए,
मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपने x का वैल्यू निकाला 2, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें x का वैल्यू आपने निकाल दिया 4। आपने तीसरा क्वेश्चन बनाया, आपने x का वैल्यू उसमें निकाला 12। चौथा क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें x का वैल्यू आया 16। पांचवा क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें x का वैल्यू आ गया 20। अब जरा आप एक चीज यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो x है ये हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि a से लेकर z तक जो भी अल्फाबेट आपको दिखता है, ABCD EFG HI JK LM कुछ भी जो है z तक, वो क्या है? पहला बात तो वेरिएबल है। दूसरा बात हमने बोला है कि इसका वैल्यू क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने बनाया तो कितना आंसर आया? 2 आया, फिर 4 आया, फिर 12, फिर 16, फिर 20। वेरिएबल तो हमारा x ही रहा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता रहा? चेंज होता रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहा? इसका वैल्यू चेंज होता रहा। मतलब वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि बताओ वेरिएबल से आप क्या समझते हैं, वेरिएबल क्या है, तो आप सिंपली बताइए कि a से लेकर z तक के बीच में जो आपको अल्फाबेट दिखता है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और वेरिएबल का मतलब होता है क्या? चेंज जो हो सके। अब सवाल है कि सर क्या चेंज हो सके? वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है? बार बार चेंज हो सकता है। पहला क्वेश्चन बनाएंगे कुछ और आंसर आएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कुछ और आंसर आएगा, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कुछ और आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता रहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। हाँ, x वेरिएबल है, लेकिन इसका बार बार वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए बोला गया कि वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 1 से लेकर 5 तक का वेरिएबल आपका x है, लेकिन सबका वैल्यू क्या हुआ? चेंज हुआ ना। बस हो गया, एग्जांपल ही था हमारा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। तो क्या वेरिएबल को कंप्लीट समझा जाए? चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कांस्टेंट। दूसरा नंबर पे आप इसको कांस्टेंट बोलिए या कांस्टेंट टर्म बोलिए, दोनों का मतलब क्या समझना है आपको? सेम समझना है। कई बार आपके सामने वर्ड इस्तेमाल होगा कांस्टेंट, या फिर कई बार वर्ड क्या इस्तेमाल हो सकता है? कांस्टेंट टर्म। तो दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप? सेम समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, डू नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होता है। वो क्या होता है फिर? ये फिक्स होता है। इट इज फिक्स्ड। इसका एग्जांपल देंगे, आप ज्यादा समझेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, कहां तक भी हो सकता है। ठीक है, अब समझिए कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है सिंपली आपका ये काउंटिंग नंबर, सिंपल। तो काउंटिंग नंबर है, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। और ये कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जब भी आपको मैथ की दुनिया में जो नंबर दिखता है 1 2 3 4, ये सब काउंटिंग नंबर, इसको आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। नहीं, उधर नहीं जाएंगे, वो तो इंटीजर्स हो गया ना हमारा, उधर नहीं जाएंगे हम लोग अभी। फिलहाल अभी इस पे इंटीजर्स का बात नहीं, अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है ना। अब देखो, ये जो नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब ये आपका कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है। अब सवाल है कि सर आपने यहाँ पे लिखा है डू नॉट चेंज, इट इज फिक्स्ड, मतलब ये क्या है? समझिए अब जरा ध्यान से। जैसे इंडिया में हम लोग लिखते हैं 4 इस तरीके से, इसका मतलब होता है 4, कोई भी चीज 4 गो। क्या इसी का वैल्यू अमेरिका में चेंज हो जाएगा क्या? वहां भी 4 का मतलब 4 ही रहेगा। क्या वो चेंज हुआ? इसका मतलब ये कैसे वैल्यू होते हैं? फिक्स होते हैं। उसी प्रकार से क्या 4 का वैल्यू जापान में चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वहां पे 4 का मतलब 4 ही होगा। मतलब कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स ही रहता है। यहाँ पे यदि 100 लिखेंगे तो वहां भी 100 ही लिखाएगा। यदि हम यहाँ पे 100 ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां भी 100 ऐसा ही लिखाएगा। तो इसका क्या वैल्यू कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा। तो अब यदि आपसे वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस पूछे तो क्या बताएंगे आप? पहला तो ये कि वेरिएबल का मतलब होता है ABCD से लेकर कहां तक? Z तक। इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है।
अब बात करें कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब आपका क्या है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो जब भी मैथ में आप एबीसीडी देख लीजिए जेड तक, वो हो गया आपका वेरिएबल, और जब भी मैथ में आपको कोई नंबर दिख जाए वो हो गया आपका कांस्टेंट। सिंपल है। अरे भाई एबीसीडी से जेड तक कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल हुआ, क्योंकि वो अल्फाबेट है ना। कांस्टेंट कब कहलाएगा, जब वो नंबर होगा 1 2 3 4, ये कांस्टेंट कहलाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, क्या इसका वैल्यू चेंज हो सकता है? कभी कभी नहीं चेंज होगा। 4 का मतलब 4 ही रहेगा, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका, जापान, कोरिया और या कुछ भी हो, 4 का मतलब 4 ही रहेगा। 5 का मतलब 5 ही रहेगा, क्या उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? इंडिया में लिखेंगे 5 इस तरीके से, वहां पे क्या इसका वैल्यू बदल जाएगा क्या? कुछ नहीं, वहां पे भी 5 ही रहेगा। समझ रहे बात को? चलिए, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगला है आपके सामने तीसरे नंबर पे टर्म्स। समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप लोग क्लास में पूछेंगे, ठीक है। चलिए, टर्म्स क्या होता है समझो। इसमें छोटा सा डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स। क्या लिखा हुआ है समझिए जरा ध्यान से, और इसका एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नॉन एज टर्म्स। एग्जांपल के तौर पे 4x 5y 20p 45z एटसेट्रा। चलिए, अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या लिखा है इसमें। टर्म्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब किसका किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा वो? टर्म्स कहलाएगा। एग्जांपल देखिए जरा, हमारे सामने एग्जांपल है 4x। अब जरा ध्यान से देखो तो 4 आपका एक कांस्टेंट है और x क्या है आपका एक वेरिएबल है। तो 4 आपका कांस्टेंट और x आपका वेरिएबल, इन दोनों को आपने एक साथ लिख दिया तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा? अब ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, वेरिएबल भी नहीं कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा? ये टर्म कहलाएगा। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से इसमें देखो, चलो बताओ जरा कृष्णा, इसमें आपका वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? 5y में वेरिएबल कौन हुआ? वेरिएबल हुआ आपका y। वेरी गुड। कांस्टेंट क्या हुआ फिर? 5। तो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों को आपने क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। इसका मतलब ये अब टर्म कहलाएगा। तो टर्म का मतलब क्या समझा आपने? जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो वो अब टर्म कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बताइए, आप बताएंगे इस बार। इसमें आपका कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है? बताइए, इसमें कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है? 45 बोलिए। कांस्टेंट आपका 45 हो गया और वेरिएबल जेड है। सिंपल सा क्या समझा आपने? बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेरिएबल का मतलब सिंपल सा ए से लेकर जेड तक का अल्फाबेट आपको कुछ भी दिख जाए जो, वो आपका वेरिएबल है। उसके अलावा जो नंबर आपको दिखता है वो क्या है? फिर कांस्टेंट है। अमृत, इस बार आप बताइए, इसमें आपका वेरिएबल क्या और कांस्टेंट क्या है? वेरी गुड। कांस्टेंट है आपका 20 और वेरिएबल है आपका p। सिंपल है। तो जब आप एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आपस में कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो बताइए, इसमें पूरा का पूरा हमने अभी टोटल कितने टर्म लिखे हैं? 1 2 3 4 टर्म लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, वेरी गुड। कहीं पर डाउट रहे तो फटाक से आप लोग पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों टर्म में हम ये मान के चलते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि अब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अगला है आपका 4th नंबर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। इसमें भी एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स
आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलिए इसका एग्जांपल देंगे, आप समझेंगे। समझिए ध्यान से, क्या लिखा हमने इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है टर्म, टर्म्स या फिर टर्म जो भी आप बोल लीजिए। क्या अब आपको समझ में आएगा कि टर्म क्या होता है? बिल्कुल, यहाँ पे आपके सामने टर्म है। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। समझिए पहले, टर्म्स हमारा कब बनता है? जब आप एक वेरिएबल को और एक कॉन्स्टेंट को कंबाइन करते हैं तब आपका टर्म बनता है। लेकिन जब आप टर्म को ही कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए आप, जैसे आपके सामने है, मान लीजिए 4, चलिए मान लीजिए पहला आपका, चलो 4x + 5y, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि 4x भी हमारा क्या है? टर्म है, और 5y भी क्या हमारा एक टर्म है। अब ये दो अलग अलग टर्म है, इसको हमने कंबाइन कर दिया, किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। तो अब ये हमारा टर्म नहीं बल्कि अब क्या कहलाएगा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये पहला एग्जांपल हुआ, और एग्जांपल देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे है 9x माइनस, चलो इस पर कर लो 4y ही कर लो, चलो ठीक है 4y। बताइए क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये और ये दोनों हमारा क्या एक अलग अलग टर्म है। इसको आपने कंबाइन किया किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बताओ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो फिर हम कोई भी टर्म को कंबाइन कर सकते किसी भी साइन के साथ। बिल्कुल, वही एग्जांपल अभी दे रहे हैं। उसके बाद चलिए मान लीजिए आपने अगला लिखा 4p × 12q, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि ये भी एक टर्म है और ये भी हमारा एक टर्म है। एक लास्ट एग्जांपल देंगे और आपको समझाएंगे कि हम 4 एग्जांपल क्यों देना चाहते थे। चलिए इस बार लीजिए, चलिए 8y / 4y। बताइए क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी एक टर्म है और ये भी हमारा एक टर्म है। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं किस साइन के साथ, चाहे वो साइन प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लाई का हो सकता है, या फिर वो डिवाइड का भी हो सकता है। तो जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं अलग अलग साइन के द्वारा, तो वो हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर दो ना, जैसे मान लो यहाँ पे आप 12p लिख दो, ये भी हमारा तैयार हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी आप कर सकते हैं, कुछ ऐड कर दो इसमें, जैसे मान लो चलो 12q कर दो इस बार, इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं, चलो डिवाइड कर दो 15r कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12, चलो 12 बार बार नहीं लेना चाहिए, 49d कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ रहे बात को? तो जब भी आप दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं किसी भी साइन के थ्रू, तो वो हमारा कहला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको? लेकिन यहाँ पे कंबाइन आप किस साइन के साथ करते हैं, चाहे वो प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी, मल्टीप्लाई से भी, और डिवाइड के साइन से भी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा कि साइन आप चाहे तो प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का भी, या फिर आप डिवाइड का भी साइन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो इन चारों टर्म में कोई दिक्कत आप लोगों को है क्या, पहले ये बताइए। नहीं है? तो पहला जो था आपका वेरिएबल, इसका सिंपल सा मतलब होता है ए से लेकर जेड तक जो आपको दिखता है यही आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और इसका वैल्यू बार बार क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन जो कांस्टेंट है या फिर उसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। इसका एग्जांपल क्या होगा, 1 2 3 4 जो नंबर आपको दिखता है बेसिकली ये हो गया आपका कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। और जब आप एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टर्म्स बन जाता है। अब जब टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन, और टर्म्स को कंबाइन आप कर सकते हैं 4 साइन के थ्रू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला आप लिखेंगे मोनोमियल, मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल में ओनली वन टर्म, मतलब मोनोमियल में केवल कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म होते हैं बस। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, 4x 12q 15y एटसेट्रा। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होंगे बस, सिंगल टर्म। तो ये भी हमारा एक सिंगल टर्म है 4x, 12q भी हमारा एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो जिसमें केवल एक टर्म दिखे उसको कौन सा बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे, मोनोमियल नाम दे देंगे। ठीक है, अगला है आपका मोनोमियल के बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने होंगे, ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। इसमें केवल मात्र कितने होने चाहिए टर्म, 2 टर्म होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x + 4y, ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, एक बाइनोमियल का हो गया, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। उसी प्रकार से आप आगे और भी कर सकते हैं, जैसे चलो इस पर मान लीजिए 15q - 12p, और भी आगे हो सकता है बहुत सारे। बस ध्यान रखेंगे इसमें टर्म्स कितने होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद इसमें होता है तीसरा, बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए, ओनली 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स। इसमें केवल 3 टर्म होंगे बस। इसके एग्जाम्पल का बात करें यदि हम लोग, चले पहला मेरा एग्जाम्पल है 2x + 4y - 12p, ये हो गया हमारा एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, सिंपल है। उसके बाद चलिए एक एग्जाम्पल अपने से बताइए, अमृत एक एग्जाम्पल आप बताइए ट्राइनोमियल का, क्या लेना चाहोगे, कुछ भी चलेगा। 9x 15r प्लस माइनस क्या, माइनस 15r डिवाइडेड बाई 8y, बस एग्जाम्पल है, ठीक है, समझने के लिए केवल। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, ट्राइनोमियल का हो गया, जिसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और होता है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, तीसरा के बाद चौथा, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल स्पेलिंग है QUADRINOMIAL, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में होंगे केवल 4 टर्म, ओनली 4 टर्म्स। इसके एग्जाम्पल का बात करें हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, चलिए मान लीजिए 9a + 18b माइनस प्लस, ये इसका हो गया एग्जाम्पल। कितने टर्म में बताइए जरा, 1 2 3 4 टर्म है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्वाड्रिनोमियल्स का हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए इतना जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कितने ग्रुप में बांट दिया, 4 ग्रुप में हमने बांट दिया। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल और चौथा क्वाड्रिनोमियल, जिसमें कितने होंगे, इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म और उसमें 4 टर्म होंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए। इधर का मिटा दिया जाए, इधर का, ठीक।
चलिए कितने नंबर तक डिस्कस किया अभी हम लोगों ने? 4 नंबर तक। 5वें नंबर में लिखिए आप हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। चलिए 5वें नंबर में लिखेंगे आप लोग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है समझना वो है आपका एग्जाम्पल। जैसे 4x, जैसे मान लीजिए चलिए 4x है, 15y है, 12p है, 12y है, 13p है और 8x है। लाइक टर्म का मतलब होता है जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक जगह पर लिखिए। क्या बोल रहे हैं हम? जो एक जैसा है उसको एक जगह पर लिखिए और जो एक जैसा नहीं है उसको अलग कर दीजिए। सिंपल है, सेपरेट कर देना है बस। तो चलिए अब जरा आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 टर्म है आपके पास। इन 6 टर्म में, इस 6 के 6 टर्म में आपको दिख रहा है ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक साथ लिखा जाएगा 4x और 8x। तो ये कैसा टर्म कहलाएगा आप बताओ? लाइक टर्म कहलाएगा। नहीं समझ रहे बात को? फिर से समझिए, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। अब इसमें से जिसका वेरिएबल सेम है उसको अलग कर दीजिए। तो बताइए, एक x वाला एक यहाँ आपके पास यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों को जब हम अलग कर देंगे तो यही हमारा कहलाएगा लाइक टर्म। ठीक है ना? चलिए अब बताइए जरा आप कि y वाला कहाँ दिख रहा है आपको? एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 15y और 12y। ये किसका एग्जांपल हुआ बताओ? लाइक टर्म का हुआ, क्योंकि दोनों एक जैसा है, दोनों का वेरिएबल क्या है? सेम है। अब बताओ p वाला कहाँ दिख रहा है आपको? एक है 12p और 13p, तो ये हो गया लाइक टर्म। तो लाइक टर्म को आप कैसे पहचानोगे बताओ? वेरिएबल को देखकर। किसको देखकर? वेरिएबल को देखकर। चलिए थोड़ा सा हम आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और सवाल इसमें देते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपका पहला हुआ लाइक टर्म को लेकर। दूसरा एग्जांपल देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, चलिए अब बताइए जरा ध्यान से, आपके पास यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 4। इसमें क्या बता सकते हैं लाइक टर्म कौन सा है? देखिए इसमें आप देखो पहले वेरिएबल, वेरिएबल यदि आप देखेंगे तो इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है। इसका मतलब क्या सारा लाइक टर्म है? नहीं। अब अपने वेरिएबल तो देख लिया। लाइक टर्म्स को पहचानने का पहला तरीका क्या है? वेरिएबल को देखना है, और वेरिएबल के बाद फिर किसको देखना है? उसके पावर को देखना है। इसका पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो ये दोनों क्या होगा? लाइक टर्म हो गया। समझ रहे बात को? तो ये हो गया हमारा 2x² और कौन सा? 4x², ये लाइक टर्म हो गया। और जो बच गया वो कौन सा है आपका? 3x और ये 9x, तो ये हो गया हमारा अगला लाइक टर्म। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है आपका 5वां नंबर हो गया। 6 नंबर में है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का सिंपल सा मतलब है जो एक जैसा देखने में नहीं लग रहा है ना? चलिए जरा इसका एग्जांपल दिया जाए। इसका एग्जांपल देखिए आप। चलिए हमने आपके सामने लिखा 4x 5x 10x 12p 13x 15x। क्या आप इसमें हमको बता सकते हैं कि अनलाइक टर्म कौन सा है? कौन सा? 12p है अनलाइक टर्म, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो सारा क्या हुआ? लाइक टर्म हुआ। सारा लाइक टर्म हुआ। फिर ये कैसा हुआ? अनलाइक टर्म हुआ, क्योंकि ये सबसे क्या है? अलग है। तो अनलाइक टर्म को ऐसे ही पहचानना है। क्या पहचान लेंगे? कोई दिक्कत होगा पहचानने में? तो लाइक टर्म का मतलब हो गया जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक जगह पे लिख दीजिए, और अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ? जो एक जैसा नहीं है उसको अलग कर दीजिए, वो हो गया हमारा अनलाइक टर्म्स। क्या यहाँ तक में?
हाँ, ये भी सेपरेटिंग ही करना होता है। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे बढ़े हम लोग। हाँ। चलिए अगला है, इधर का मिटा दें। हाँ। अगला है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट 7 नंबर में। इसमें भी समझाने से ज्यादा बेटर है कि आप इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहां पे हमने लिखा 4x, कैसे इसको पढ़ते हैं समझिए। ये जो 4 है ना, ये कहलाता है कोएफिशिएंट किसका? x का। नहीं समझे बात को? तो वो तो कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट टर्म को ही हम लोग कोएफिशिएंट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4x, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलिए एक एग्जांपल हम आपके बुक से भी दे देते हैं कोएफिशिएंट को समझने के लिए। मतलब इसमें और कांस्टेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है। किसमें? नहीं नहीं है, डिफरेंस है, बिल्कुल देंगे। अभी एग्जांपल दे रहे हैं आपके बुक से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला है 5xy, ये आपके बुक का एग्जांपल है। चलिए इसमें यदि हम बोले आपसे कि 5x किसका कोएफिशिएंट है, अब देखो हमने केवल एक सिंगल नंबर नहीं लिया, हमने 5 और x दोनों लिया है, तो 5x किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? y का कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो 5x इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ रहे बात को? चलिए एक दो एग्जांपल और देंगे आपको। उसके बाद चलिए आपके सामने है -7x, आपके बुक का है -7xy²। चलिए हम आपसे यहां पे सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है इसमें हमारा, x का कोएफिशिएंट क्या है बताइए। y²। नहीं, यहीं पे कंफ्यूज हो गया आप। समझिए, हम इसमें बोल रहे हैं -7y² इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमने क्या पूछा इसमें? समझिए, कंफ्यूज हो गए होगे पक्का। पहले इस सवाल को देखिए, पहले सबसे सिंपल वाला देखिए। हमने बोला यहाँ पे कि 4x है, तो 4 हमारा कहलाया कोएफिशिएंट किसका? x का। ये सिंपल था। इसमें आ जाओ, इसमें हमारे पास है 5xy, है ना। हमने बोला कि बताओ 5x से कोएफिशिएंट है, आपने बोला y का, क्योंकि हमने y को इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा है। जो छोड़ दिया हमने उसी का वो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 5xy, हमने लिखा है यहाँ पे 5x, तो किसको हमने छोड़ा? y को छोड़ा, तो ये दोनों किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? y का कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे -7y², यानी कि ये वाला और ये वाला लिया हमने, छोड़ा किसको? x को छोड़ा, x को छोड़ा ना, तो ये दोनों किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? x का कहलाएगा। जिसको हमने छोड़ा उसका कहलाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि -7x इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। नहीं ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी दे सकता है। समझ रहे बात को? तो जिसको आप छोड़ रहे हैं, जिस नंबर को आप यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ये नंबर किसका हो जाएगा कोएफिशिएंट? उसी का हो जाएगा जिस नंबर को आपने यहाँ पे नहीं लिखा है। समझ रहे बात को? जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर में वो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -7xy² और हमने यहाँ पे क्या लिखा? केवल -7y²। तो हमने यहाँ पे छोड़ा किसको? किस नंबर को हमने इग्नोर किया है? इस x को किया है, तो ये किसका कोएफिशिएंट हुआ? x का हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल और देते हैं आपको। चलिए इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं।
दिया जाए। चलिए आपके सामने है 8x y स्क्वायर, 8x y स्क्वायर z। अब हम यहां पे लिख रहे हैं x इज द को एफिशिएंट ऑफ, चलिए बताइए हमने लिखा यहां पे, पहले सवाल को समझ लीजिएगा। हमने लिखा यहां पे 8x y स्क्वायर z और हमने लिखा यहां पे केवल x को, तो बताओ x किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? हमने केवल लिखा यहाँ पे x को, जिसको हमने छोड़ा है, जिसको हमने इग्नोर किया यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसी का ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। तो बताइए इतने पूरे में से हमने केवल यहाँ पे क्या लिखा? x को लिखा, तो हमने जिसको छोड़ा है उसी का ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 8y स्क्वायर z। वेरी गुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8y स्क्वायर z आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल x लिखा है, बाकी हमने छोड़ा किसको है? 8 को, y स्क्वायर को और z को। समझ गए बात को? अब जैसे इसमें देखो क्या था, यहाँ पे था -7xy स्क्वायर, हमने यहाँ पे केवल क्या लिखा? -7y स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे छोड़ा किसको? x को छोड़ा, तो ये किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? x का कहलाएगा। यहाँ पे हमने केवल x को लिखा, तो फिर हमने छोड़ा किसको? 8y, तो ये किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा? 8y स्क्वायर z का कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो जिस चीज को आप यहाँ पे लिख रहे हैं, बस उसको छोड़ के जो बच गया है उसी का ये क्या होगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ गए बात को? एक बार आप इसको दोबारा समझिएगा, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। आने वाला क्लास जो हमारा होगा, यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और नए बातों को सीखेंगे। आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मतलब जो पिछले क्लास में आपने समझा था, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, इन सब चीज़ों को जो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में समझा था, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके ऊपर हमारे पास आज 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमने कहा था कि जब आप पिछले क्लास में थे तो हमने कहा था कि जब आप आएंगे तो रिवाइज करके आएंगे, है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि आप पूरी तरीके से रिवाइज करके आए हैं। इस सवाल को बनाने से पहले, आज जो हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है पावर का। कॉन्सेप्ट किसका है? पावर का है। तो पहले पावर के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन लिखने के बाद जो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं उसको आप एक एक करके लिखते चलिएगा, ठीक है ना? लेकिन पहले समझिए यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं आज। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने से पहले जो एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहेंगे वो कॉन्सेप्ट है पावर का। उसके बाद ये सवाल आपसे आराम से बनेगा, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो ये लिखना है? हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है। नहीं, जहां तक आपने ये लिख के खत्म किया ना उसी के नीचे से लिखिए, ठीक है? चलिए देखा जाए पावर क्या होता है, पहले इसको समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना? एक एग्जांपल पहले हम यहाँ पे आपको देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और इसके ऊपर लिखा हुआ है 2। समझ रहे बात को? तो ये जो 4 है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। और जो 2 लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। समझ रहे बात को? और ये जो 2 है इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको भी समझिए। इसका मतलब हुआ यानी कि 4 के ऊपर कितना पावर दिया हुआ है बताइए? 2 पावर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए। 4 × 4 कितने बार करिए? 2 बार करिए, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? चलिए आगे और एग्जांपल देंगे और आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए इस बार लिखा हुआ है 6 का पावर 2। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? कि 6 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप लिखेंगे 6 × 6 कितना? 6 × 6 = 36 लिख देंगे।
ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, 2 का पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसको आप क्या पढ़ोगे, समझिए ध्यान से, जब भी पावर 2 रहे उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, और जब भी पावर 3 रहे उसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक ना। एक चीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बगल में नोट करके, जब भी पावर क्या रहे 2 रहे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर पढ़ेंगे, ओके। और जब भी पावर 3 रहे उसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। और 4 यदि है तो उसको आप सिंपली 4 बोल सकते हैं। 5 यदि पावर है आप उसको सिंपली 5 बोल सकते हैं। अभी तो जो आपको सीखना है बस केवल 3 तक समझना है। 4 का ये 2 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नहीं बोलना क्या है, सिंपल तो है, 2 का क्यूब है इसमें, 2 का क्यूब है, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सर अगर नहीं कैसे बोलेंगे, 6 है ना, 3 तक केवल क्यूब बोलना है। 2 रहे पावर तो स्क्वायर बोलना है, 3 रहे तो क्या बोलना है, क्यूब बोलना है, ठीक है। चले अब इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे है 2 का पावर 3, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, 2 का पावर क्यूब, यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 का पावर 3 या फिर 2 का पावर क्यूब, जो भी आप बोल लो सब सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 को आप मल्टीप्लाई करो कितने बार, 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पावर कितना था, 3 था। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 का पावर दिया हुआ है 6, इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि 1 को मल्टीप्लाई करो कितने बार, 6 बार। तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा ही हो गया इतना। और इन सबको मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ बातें और आप समझिए। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इसको इतने बड़े नंबर को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। आप ये देखो कि इसमें बात किसका हुआ है, 3 का, तो पहले 3 लिख देंगे, और 3 को मल्टीप्लाई कितने बार किया गया है, 1 2 3 4 5 6, इसका पावर कितना दे देंगे, 6 दे देंगे। मतलब कई बार आपको इस रूप में दिया हुआ रहेगा, इस रूप में लाना पड़ेगा, या फिर कई बार इसी रूप में दिया हुआ रहेगा, इस रूप में आपको लाना है। समझ रहे बात को। 3rd नंबर भी तो सही है था, 2 का पावर 3 था, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 बार तो 8 आएगा हमारा, ठीक है। तो कई बार क्या रहेगा, इस प्रकार का दिया रहेगा, 4 का पावर 2, 6 का पावर 2, 2 का पावर 3, 1 का पावर 6, कई बार इस प्रकार का दिया रहेगा, इस फॉर्म में आपको लाना है। और कई बार क्या करेगा, यही वाला फॉर्म आपको दे देगा, यही वाला फॉर्म आपको दे देगा, इस फॉर्म में लेके आना है। समझ रहे बात को। चले इस बार का जवाब दीजिएगा जरा। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज करिए 8 × 8 × 8 × 8, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, 8 का बात हुआ तो पहले तो आप 8 लिख दो, उसके बाद कितने बार 8 मल्टीप्लाई किया गया है, 6 बार, एक बार और ले लो, कितने बार हो गया, 7 बार, इसका पावर दे दो 7। इसका मतलब कोई भी आदमी यदि इसको देखेगा तो वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि 8 का पावर 7 है, इसका मतलब 8 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार, 7 बार। कोई भी आदमी इसको देखेगा तो क्या समझेगा वो कि 3 का पावर 6 है, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार, 6 बार। यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, पावर का। समझ गए बात को। अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं, जरा समझिएगा इसको। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है p का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p को मल्टीप्लाई करो कितने बार, 3 बार। तो आप इसको सिंपली ऐसे करो, p × p × p। समझ गए बात को। बस इतना सिंपल है पावर का कॉन्सेप्ट। समझ रहे बात को। आगे चलिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x का पावर 5, इसका मतलब क्या समझेंगे आप कि x को मल्टीप्लाई करो 5 बार। तो 1 2 3 4 और ये 5। समझ रहे बात को। उसके बाद चलिए इस बार बताइएगा जरा आप लोग
कि चलिए इस बार बताइए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप? ए का पावर 8 कितने बार? 1 2 3 4 5, अरे 7 ही बार तो है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है, तो ए का पावर कितना लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे। 8 कैसे लिखेंगे? 8 बार आता तो 8 लिखते हैं ना। चलिए ये भी बोल सकते हैं आप, a इज टू पावर 7 बोलो या a का पावर 7 बोलो, सब सही है, बस समझने से मतलब है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए इस बार है आपके सामने q, बताइए आप इसको क्या लिखना चाहेंगे शॉर्ट में? q का पावर q का पावर 5, q का पावर 5। तो क्या अब आपको पावर समझ में आया? बस इतना ही सिंपल है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा इसमें कि जो ये बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस, और ऊपर वाले को जो पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला नंबर उसको हम लोग पावर बोलते हैं, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। कोई दिक्कत इसमें? बोल सकते हैं आप इसको बेस और इसको पावर, ठीक है। और जब भी इस प्रकार का दिया हुआ रहे, इसका मतलब है कि 4 को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 2 बार। 6 को मल्टीप्लाई करो 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 बार, 1 को मल्टीप्लाई करो 6 बार। यदि इस प्रकार का दे दे तो पहले देखना है कि कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है। कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है? इसमें 3 इस्तेमाल हुआ है, तो 3 पहले लिख देंगे। अब ये आप देखो कि 3 यदि इस्तेमाल हुआ है तो वो कितने बार इस्तेमाल हुआ है? 6 बार इस्तेमाल हुआ, उसका पावर कितना दे देंगे? 6 दे देंगे। उसी प्रकार से इसमें 8 इस्तेमाल हुआ है तो 8 हमारा ये हो गया, और ये हमारा कितना हो गया? 7। इसका मतलब 8 हमारा बेस है और 7 हमारा पावर है। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से आप इसमें भी देख रहे हैं p का पावर 3 था, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि p को मल्टीप्लाई करो 3 बार। x का पावर 5 है, इसका मतलब है कि x को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 5 बार। उसी प्रकार से यहाँ पे a है कितने बार? 7 बार। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आप? a का पावर 7 कर देंगे। यहाँ पे q है कितने बार? 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ? q को आप शॉर्ट मतलब q यहाँ पे 5 बार है, इसका मतलब इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? q का पावर 5। समझ के बात को? यही था हमारा पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, और इसी को हम मिटाएंगे अभी, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ आपको जो और समझना है, यदि किसी का पावर 2 रहे तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, और यदि किसी का पावर 3 रहे तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, और 4 और 5 को नॉर्मली आप 4 और 5 6 7 सब बोल सकते हैं। बस ठीक है ना। चल आगे बढ़े हम लोग। करिए जल्दी फटाक से करिए। कहाँ तक हुआ है? जल्दी जल्दी करिए, लेट नहीं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसको जल्दी से मेंशन करिए, फटाफट जल्दी, समर लेट नहीं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इसको आप सॉल्व करिए, आराम से अब बनेगा। पहले हम कुछ बताते हैं, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। चलिए समझिए, अब आप दीजिए सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर देंगे आप पहला का पहला। चलिए अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले क्या कहा गया है, पहले सवाल को समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 3 है। तो आपको वैल्यू पता करना है a प्लस b का। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 3 है, और आपको वैल्यू निकालना है किसका? a प्लस b का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि a के जगह पर a का वैल्यू पुट करिए और b के जगह पर b का वैल्यू पुट करिए। तो बताइए a का वैल्यू कितना है 2 प्लस b के जगह पे क्या पुट करना है 3 पुट करना है। अब इन दोनों को क्या कर देना है, बस जोड़ देना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 है, इसका आंसर हो गया। समझ रहे बात को? चलिए अगला सेकंड नंबर देखिए इसका, इसमें भी हमारा a का वैल्यू 2 ही रहेगा और b का वैल्यू भी 3 ही रहेगा, क्योंकि a का वैल्यू 2 लेना है और b का वैल्यू 3 लेना है सभी में, तीनों सवाल में, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू निकालना है किसका, a² प्लस
ए बी का, तो बताइए आप ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। हाँ, पहले तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू डालेंगे, यानी कि कितने का स्क्वायर करना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर प्लस, फिर ए है यानी कि 2, फिर यहाँ पे किसी चीज का साइन नहीं है। जब किसी चीज का साइन नहीं रहे तो किसका साइन होता है? बताइए। मल्टीप्लाई का। यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसी चीज का साइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जब साइन ना हो तो किसका होता है? मल्टीप्लाई का होता है। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2, फिर प्लस है, प्लस देंगे, फिर 2 इंटू 3 है। अब इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 2 कितना? 4, फिर प्लस है, प्लस देंगे, 2 इंटू 3 कितना? 6। अब प्लस करिए 10, ये इसका आंसर हुआ। समझ रहे बात को? कैसे बन रहा है ये? कोई डाउट इसमें? तो क्या करना है, सबसे पहले ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है। फिर था ए स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर करिए भाई, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है? 2 है, इसीलिए हमने किसका स्क्वायर किया? 2 का स्क्वायर किया। उसका प्लस था, प्लस हमने दिया। फिर ए है तो ए का वैल्यू हमने 2 लिखा यहाँ पे, और बी का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 लिखा। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग कि इन दोनों के बीच में साइन किसी चीज का नहीं है, और जब किसी चीज का साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया, और 2 का पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। अभी तुरंत हमने समझा था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में। इसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई किया, हमने सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया आंसर? 10 आ गया। ठीक है। और इसका तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। फिर से ए का वैल्यू कितना रहने वाला है? 2, और बी का वैल्यू 3। इस बार वैल्यू किसका निकालना है? 2a माइनस 3b का निकालना है। तो बताइए इस बार क्या करेंगे आप? 2 है पहले से, तो 2 पहले से रहेगा। फिर इन दोनों के बीच में किसी चीज का साइन नहीं है, तो किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। और यहाँ पे वैल्यू डालना है किसका? a का, मतलब 2 डाल देना है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है? 2 है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दीजिए। फिर 3 है, 3 रहने दीजिए। फिर मल्टीप्लाई दीजिए, क्योंकि साइन किसी चीज का नहीं है तो किसका है? मल्टीप्लाई का। और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू 2 कितना? 4। ये वाला बताइए, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 3 9। ठीक है। चलिए अब इसको आप माइनस करिए जल्दी से। इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ। 5 केवल 5? -5 कितना? -5। समझ रहे बात को? क्योंकि ये हमने कहाँ पे समझा है? इंटीजर्स में समझा है। ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 2 3 ऐसे करके बनाते चलिए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो ऐसे ही हैंडल करेंगे। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे a और b का वैल्यू दिया हुआ था, यदि यहाँ पे x और y दे दे तो क्या कुछ अलग होगा? बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 कंप्लीट। अब आगे बढ़िए, सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। 2 का पहला देखिए क्या है। अब ये आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से पहले इसको समझिए। इधर इसमें लिखा गया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ। अब कोएफिशिएंट क्या है ये हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। आपको बताना है कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है। बताइए, हमने क्या बोला था आपको? जो यहाँ पे आ गया है उसके अलावा जो बच गया वही उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 13x है, यहाँ पे क्या आया है? x आया है, तो जो इसमें बच गया वही इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो बताइए x यानी कि इस 13x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा? फिर 13 होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 13। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 13 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 7x। समझ रहे बात को? सॉरी 7x बोल रहे हैं, 13x। तो इसका आंसर क्या हो गया? 13। दूसरे का बताइए, देखिए ध्यान से आप। -5y में y का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो कैसे पहचानेंगे? बस ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे -5y है, यहाँ पे हमारे पास केवल y है, तो बचा इसमें क्या? -5। तो इसका तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। तो इसका हो गया आंसर -5। तीसरा नंबर का जवाब दीजिए आप लोग जरा सोच के। इसमें बोला गया है 6ab में a का कोएफिशिएंट क्या होगा? 6b केवल, क्योंकि वही बच रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 6b। समझ रहे बात को? जहां नहीं समझ में आए तुरंत बोलना है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। यहाँ पे -7xz है आपके पास। इसमें बोला गया है z का कोएफिशिएंट। तो
तो बताइए क्या होगा? -7x। -7x, वेरी गुड, क्योंकि वही बच रहा है इसमें, है ना। तो -7x, वेरी गुड। 5वें नंबर में आइए, इसमें बोला गया है -2pqr। इसमें p का कोफिशिएंट क्या होगा? 2qr है, माइनस क्यों छोड़ रहे हैं? -2qr, -2qr, समझ रहे बात को? जो छूट रहा है वही उसका क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है। मतलब इनमें आपका क्या दिख रहा है? केवल p का निकालना है, तो p को भूल जाइए, जो बचा वही उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो बताइए इसमें 8xy² में, इसको हमने क्या पढ़ा? 8xy², ठीक है ना। इसमें y² का कोफिशिएंट क्या रहेगा? 8xz, वेरी गुड, क्योंकि वही बच रहा है ना, 8xz, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कितने अच्छी तरीके से निकाला आपने, समझ गया ना? क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर थर्ड का पहला, इसमें क्या निकालना है? देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी बड़ा आसान है। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब है नंबर वाला कोएफिशिएंट आपको बताना है, नंबर वाला कोएफिशिएंट। तो अब आपके यहाँ पे जरा देखा जाए, ए बी है, तो ए बी में तो कोई नंबर नहीं है, और हमने आपको बार बार बोला है जब कोई नंबर ना रहे तो आगे ऑटोमेटिकली क्या रहता है? 1 रहता है, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे ए बी है, तो ए बी का नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। लेकिन क्या 1 आपको दिखता है? यहाँ पे नहीं दिखता है, दिखता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम z लिख रहे हैं, इसका मतलब केवल ये z नहीं है, ये 1z है, लेकिन 1 हम लोग कभी भी आगे लिखते नहीं है। उसी प्रकार से मान लीजिए केवल x है, तो केवल ये x है क्या? नहीं, 1x है, क्या 1 लिखते हैं कभी हम लोग? नहीं लिखते हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे जवाब दीजिए कि यहाँ पे आपको नंबर वाला कोएफिशिएंट लिखना है, नंबर वाला 1 2 3 4 इस प्रकार का, ठीक है ना। तो आपके पास केवल यहाँ पे ए बी दिख रहा है, तो बताइए ए बी का नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, वेरी गुड। दूसरा नंबर में आइए, इसका -6 BC है, तो इसमें नंबर वाला आपका कौन सा हुआ? -6, माइनस को नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसमें नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या हो गया? -6, समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़िए, इसमें बताइए 7xyz है, तो इसमें नंबर वाला कौन सा हुआ? 7 हुआ, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। चौथे नंबर में आ जाइए, -2x³ है आपके पास, तो इसमें केवल आंसर क्या होगा इसका? -2, क्योंकि नंबर वाला तो केवल इसमें -2 ही है। समझ के बात को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला आपका है राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। आपके पास यहाँ पे 1 2 और 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है कांस्टेंट टर्म। याद कीजिए हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, कांस्टेंट टर्म मतलब सिंपल काउंटिंग नंबर, है ना, मतलब कि 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए, समझ रहे बात को? तो चलिए इसका जरा आप लोग जवाब देंगे। सॉल्यूशन नंबर 4 में सबसे पहला नंबर, एक काम करिए पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कितना आप लोग लिख लिए? पूरा हो गया है? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से, इसको कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए, उसके नीचे सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। नहीं, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसका सॉल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 का पहला वाला बताइए। आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका नाम है 3x² + 5x + 8। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा दिख रहा है आपको? 8, ये हो गया इसका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि कैसा नंबर है बताओ। चलो कांस्टेंट टर्म को जब आपको पहचानना होना तो कैसे पहचानना? उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब उसमें ए बी सी डी से लेकर जेड तक कुछ भी शामिल नहीं होगा, वो सिंगल होगा, केवल नंबर होगा केवल वो। तो इसमें क्या कोई नंबर, आप कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको, या फिर कोई ए बी सी डी से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट दिख रहा है क्या? 8 के साथ नहीं दिख रहा, मतलब 8 ही हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। दूसरा जवाब दीजिए जरा आप। 2x² - 9 में आपका कांस्टेंट टर्म कौन सा हुआ?
-9 या फिर आप 9 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपका इसमें हो गया 9। ओके, इसमें बता सकते हैं आपको कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? 3/5, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हो गया इसका आंसर 3/5। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन नंबर 5 के पहले में आइए। चलिए अब यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे आप। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके टर्म्स को लिखना है आपको, इसके टर्म्स को लिखना है। तो देखिए इसके टर्म्स को आप कैसे पहचानोगे? 1 2 3 और ये 4। ध्यान रहे जहां जहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है, इसका मतलब वहां वहां एक टर्म है। समझ रहे बात को आप? तो 1 2 3 4 ये इसका क्या हो गया? टर्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए। तो इसका टर्म क्या क्या कहलाएगा? पहला तो हो जाएगा 4x का पावर 5, ये पहला टर्म हुआ इसका। उसके बाद क्या है भाई? 6y का पावर 4, फिर 7x² y और फिर 9, ये इसका टर्म हुआ। दूसरे वाले का बताइए कैसे पहचानोगे? बस प्लस माइनस का साइन देखिए, आप पता चल जाएगा आपको। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन चारों को लिख दीजिए। 9x³ 5z का पावर 4, फिर 7x³ y, फिर xyz, ये हो गया इसका टर्म। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलो इसको भी आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन पांचों का पांचों खत्म होता है। तो इसको ऑनलाइन में बच्चे आप लोग कॉपी में इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए, और आप लोग अभी क्लास में इसको जल्दी फटाक से लिख लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आज के क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को समझा है, उसके सॉल्यूशन को भी देखा है, और एक जो नया चीज़ हम लोगों ने आज सीखा है वो सीखा है पावर के बारे में, है ना। तो अगले वाली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ और चीज़ों को, नए नए चीज़ों को सीखेंगे। जिस पर हमारा अभी 2-3 क्लास और चलेगा, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।